तो वायुमंडल के संगठन के पढ़ने के बाद शुरू करते हैं वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना यानी धरातल से लेकर के जहाँ तक वायुमंडल है वहाँ तक इसके तापमान, घनत्व, रासायनिक संगठन आदि में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। और उसके आधार पर हम वायुमंडल को अलग अलग परतों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले जैसे बेसिकली हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना का जो डिवाइडेशन है, वर्गीकरण है, ये दो आधार पे हम पढ़ेंगे। एक तापमान को आधार मानकर वायुमंडल की संरचनाओं का विभाजन। तो पहला इसमें किस आधार पे, तापमान के आधार पर या तापमान पर आधारित जो वर्गीकरण दिया गया है वो। और दूसरा एक हम इसमें पढ़ेंगे वो है रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। अब अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर तापमान के आधार की, तो तापमान के आधार पर कोई विशेष एक विद्वान है वो नहीं है, कई विद्वानों के प्रयासों से। जैसे कौन कौन से मैन आते हैं, बता सकते हो? टिजरेंस, डी बर्ट जैसे है, नेपियर, सा है, इनका योगदान ज़्यादा रहता है वायुमंडल के परतों के हरण में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तापमान को आधार मानकर, और तापमान को आधार मानकर जो जो हम सतह से ऊंचाई पर जाएंगे धरातल के निकट से, अलग अलग परतें आएंगी। और तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है, तो तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। और उस 5 परतों में विशेष रूप से आपको यहाँ अक्षोभ मंडल, ये नाम आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत बार ये ऑप्शन में इंग्लिश में ही मिलते हैं। तो अक्षोभ मंडल को ट्रोपो स्फीयर बोला जाता है। अक्षोभ मंडल है ये ट्रोपो स्फीयर के नाम से। अक्षोभ मंडल के बाद में दूसरा आता है समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। समताप मंडल के बाद में मध्य मंडल आता है जिसे मेसोस्फीयर बोलते हैं। मध्य मंडल के बाद में आयन मंडल, आयनोस्फीयर, और आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल आता है जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो तापमान के आधार पर हम देखते हैं तो इस तरीके से टोटल है वो वायुमंडल की कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर मुख्य रूप से किसने, मार्शल निकोलेट ने है, वो 2 भागों में हम आगे डिटेल में, यहाँ एक बार 2 नाम ही लिख लें। एक होता है सममंडल और दूसरा विभाजन पढ़ेंगे विषम मंडल। सममंडल को क्या बोलते हैं, तो होमो स्फीयर, और विषम मंडल को बोलते हैं हेट्रोस्फीयर। तो इस तरीके से हम ये बातें वायुमंडल की संरचना में है वो डीपली अब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वायुमंडल की संरचना में आप एक चार्ट के रूप में ये बना लो। एक तापमान के आधार पे वर्गीकरण जिसमें टोटल 5 लेयर्स हैं, और एक रासायनिक संगठन के आधार पर 2 लेयर हैं।
तो ये नोट कर लो एक। तो ये लिख लिया इतना। तो सामान्य इस एक चार्ट वर्गीकरण के बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं तापमान के आधार पर वायुमंडल की परतों का जो वर्गीकरण है वो। तो एक नंबर पर लिखो तापमान के आधार पर। तो तापमान आधारित वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं बहुत से ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। जैसे विशेष रूप से नाम आएगा कि अक्षोभ मंडल और समताप मंडल का नामकरण किसने किया, तो टिजरेंस डी बार्ट ने। तो यहां पर मुख्य रूप से टिजरेंस डी बार्ट एक नाम आता है, नेपियर सा केनिली हेवीसाइड एप्लीटन, इनके प्रयासों से है वो वायुमंडल का विस्तृत अध्ययन करके इसे टोटल 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहली परत के बारे में हम पढ़ते हैं एक नंबर पर, अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल यानी इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फीयर। तो सबसे पहले अगर अक्षोभ मंडल की हम चर्चा करें तो सबसे पहले अक्षोभ मंडल हम कौन से मंडल में हैं, अक्षोभ मंडल में। अक्षोभ मंडल पहली बात आ गई, वायुमंडल की सबसे निचली परत, सबसे निचली जो परत है ये अक्षोभ मंडल है। इस अक्षोभ मंडल का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो इसका नामकरण टिजरेंस डी बर्ट के द्वारा किया गया 1902 ईस्वी। सबसे निचली ये परत है, टिजरेंस डी बर्ट ने इसका नामकरण किया। अब इस परत के बारे में मेन बातें क्या है, सबसे पहले जैसे इस अक्षोभ मंडल की हम बात करें तो इसमें ऊंचाई की बात करें कि ये परत कहां तक है, तो इस परत की ऊंचाई सबसे इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक समान रूप से ये ऊंची नहीं है। यानी अक्षोभ मंडल की ऊंचाई की सीमा वहां तक होगी जहां तक मौसमी गतिविधियां होती हैं, जहां तक अधिकतम आर्द्रता पाई जाती है, बादल चक्रवात बनते हैं, तूफान बनते हैं, वो इसकी क्या है, सीमा होती है। और उस सीमा का है वो बिल्कुल समान स्वरूप रहना पॉसिबल नहीं है।
विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक है, वो है 16 से 18 किलोमीटर। और ऋतुओं के साथ भी इसकी हाइट क्या होती है, कुछ ऊपर नीचे होती है। जैसे अपने उत्तरी गोलार्ध में हम देखें, ग्रीष्म काल में अगर ज्यादा है वो चक्रवातीय दशा है तो उस क्षेत्र में अधिक जी। अब यहां पर 16 से 18 है और ध्रुवों पर ये मात्र कितनी है, 8 किलोमीटर, यानी ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो अक्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती जाती है, कम होती जाती। कारण क्या दोगे, क्योंकि जो जो हम विषुवत रेखा से 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश की ओर जाएंगे, तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऊर्जा की मात्रा कम होती जाएगी, पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा, और इस तरीके से जलवाष्प हवा गर्म होकर है वो कम हाइट तक रहती जाएंगी, और ये एक अक्षोभ सीमा क्या रह जाएगी, ढालू सीमा। तो ऊंचाई पहले नंबर पे यहां पर अपने को ध्यान रखना है। ऊंचाई के बाद में दूसरी बात करते हैं, तो इस परत में होने वाली घटनाएं वो क्या क्या है। तो हम देखें तो इस परत में मुख्य रूप से पहली बात होती है कि सभी मौसमी गतिविधि, सभी जो मौसमी घटनाएं हैं वो इसी मंडल में होती। मौसमी घटना यानी बादलों का बनना, वर्षा का होना, चक्रवात, ओस, कोहरा, पाला, तुषार, ये सारे के सारे इसी में होते हैं। क्योंकि इसमें हम देखते हैं तो कुल जलवाष्प का अक्षोभ मंडल में कितना भाग है, 99% जलवाष्प 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यानी अधिकांश भाग कहां पर है, अक्षोभ मंडल में ही निहित है। और वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 75% भाग भी कहां पर है, अक्षोभ मंडल में है। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो है इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ जो जो ऊंचाई बढ़ती है इस मंडल में तापमान में क्या आती जाती है, ताप घटता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य ताप पतन दर। बढ़ती ऊंचाई के साथ यहां तापमान में कमी किस दर से होती है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट है उसका मान कितना होता है, इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। तो इस मंडल के अंदर विशेष रूप से हम देखेंगे तो जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से कम हो जाएगा, या 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फुट पर ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस दर से ये घटता जाएगा। इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटने का कारण क्या है, कल से हम चर्चा करते आ रहे हैं वायुमंडल की। वायुमंडल सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है उसके लिए ये क्या है, ये पारदर्शी है। सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा वायुमंडल को पार करते हुए बहुत कम भाग आते हुए का रोका जाता है, 15% भाग अधिकतम इसका रोका जाता है, बाकी भाग सीधा कहाँ आता है, धरातल तक। और उससे ये गर्म नहीं हो रहा है। वापस जब पृथ्वी से क्या निकलते हैं, पार्थिव विकिरण निकलते हैं, उन पार्थिव विकिरणों को यहां मौजूद वायुमंडल का संगठन या तत्व जो गैसें हैं, जलवाष्प हैं, एक वो सब क्या करते हैं, रोक लेते हैं और तापमान बढ़ता है। तो जो पार्थिव उष्मा है वो ऊंचाई के साथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पृथ्वी से उष्मा निकल रही है सबसे ज्यादा, उससे गर्म हो रहा है। सूर्य का प्रकाश आगे सीधा पृथ्वी से टकराया, विस्तृत परावर्तन के द्वारा, किरण के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा वो बाहर आ रहा है, और जो जो हाइट पे जाएंगे उसकी मात्रा कम, तो यहाँ तापमान क्या होगा, ऊंचाई पर घटता है। इंपोर्टेंट में विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये तापमान जब इस दर से घटता जाएगा तो ये अक्षोभ सीमा के सारे विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में 16 से 18 किलोमीटर की हाइट पर लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा।
जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 किलोमीटर की हाइट पर यह तापमान लगभग कितना पहुंच जाता है, माइनस में 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो विशेष रूप से ये बात यहां ध्यान रखनी है। अब मौसमी घटनाएं यहां पर हो रही हैं, तो मौसमी घटनाओं के कारण पहली बात जो आती है वो ये है कि इस मंडल में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर से ठंडी हवा नीचे आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का सहवनीय वायु संचार। और इसलिए इस मंडल के अन्य नामों में इस मंडल को सहवन मंडल भी कहा जाता है। पहली बात अक्षोभ मंडल के अन्य नाम। दूसरा यहां पर है वो चक्रवात आते रहते हैं, चक्रवातों से वर्षा होती है, कभी कहां उष्ण और शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं और इस कारण से इसे विक्षोभ मंडल कहा जाता है। और इस मंडल में ऋतु परिवर्तन, स्थान विशेष, दिन रात में क्या होता है, वायुमंडलीय दशा, चाहे तापमान है, चाहे वर्षा है, आर्द्रता है, वायु दाब, इन सब में क्या होता रहता है, परिवर्तन। कुछ भी यहाँ स्थायी एक जगह लंबी अवधि तक नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहे, कभी गर्मी कभी सर्दी की स्थिति है। और इसलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो तीन अन्य नाम कौन से मंडल के हैं, अक्षोभ मंडल के हैं, सहवन मंडल, विक्षोभ मंडल और परिवर्तन मंडल। उसके बाद में बात हो गई जलवाष्प मैक्सिमम यहीं पर है, द्रव्यमान का 75% इसी में है। अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो अक्षोभ मंडल की दशाओं के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है क्या, इसके कारण। इसमें अगर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान नहीं घटता तो क्या पृथ्वी पर जीवन होता। अगर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता ही जाता तो जो जलवाष्प महासागरों से भाप बनकर ऊपर उठी, क्या वो संघनित होती। उसके संघनन के लिए टेम्परेचर का नीचे आना जरूरी है और वो उसके बाद बादल बन के क्या कर रही है, बारिश, पूरी पृथ्वी पर पानी का क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है, एक जल चक्कर बन रहा है। अगर यही ऊंचाई पर तापमान बढ़ता ही जाता तो जल चक्कर नहीं बनता, ऊंचाई से भाप ऊपर ही जाती रहती, वो दूसरे रूप में आती ही नहीं, द्रव्य रूप में आती ही नहीं। तो ऊंचाई पर तापमान का इस मंडल में घटना अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने को जलवाष्प चाहिए मैक्सिमम यहीं पर, अपने आवश्यक गैसें भारी हैं, मैक्सिमम कहां पर है, अक्षोभ मंडल में उसका सांद्रण सबसे क्या है, ज्यादा। जो जो हाइट पे जाएंगे ऑक्सीजन भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसके बाद इसकी जो ऊपरी सीमा की अगर हम बात करें तो जो ये भाग है इस पे दो तीन बातें याद रखनी है। अक्षोभ मंडल और इससे ऊपर वाला मंडल आएगा समताप मंडल। अक्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है वो अक्षोभ सीमा कहलाता है। यहां पर अक्षोभ सीमा मौजूद है और अक्षोभ सीमा को इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो ट्रोपोपाज कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, तो इसको ट्रोपोपाज बोलते हैं। ट्रोपोपाज या अक्षोभ सीमा, इस पर अपने को जो बातें ध्यान रखनी है वो विशेष रूप से 3-4 बातें हैं। सबसे पहले ये कहां पर मौजूद है अक्षोभ सीमा, तो हम कहेंगे किन के मध्य है, अक्षोभ मंडल व समताप मंडल के मध्य मौजूद है। दूसरे नंबर पर ये एक लगभग 1.5 किलोमीटर मोटाई की लेयर है। अब यहां पर तापमान गिरना बंद हो जाता है। हम अब तक पढ़ रहे थे ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, कम होता है, लेकिन अब यहां पर सम तापमान रहता है, समान बना रहेगा, वो स्थिर हो जाएगा, उसमें गिरावट बंद हो जाएगी और इससे ऊपर मौसमी घटनाएं नहीं होती। जनरली अब जलवाष्प नीचे है
और इसलिए इसे मौसम परिवर्तन की छत कहा जाता है। इसे और क्या कहते हैं? तो मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं। और इसके बारे में व्यापक अध्ययन करने वाला कौन था? तो अक्षोभ सीमा का वर्णन किसने किया, खोज किसने की? तो नेपियर शाह ने इसकी खोज की। अक्षोभ सीमा के बारे में बताने वाला कौन था? नेपियर शॉ। ये बातें अपने को किस में ध्यान रखनी है? अक्षोभ सीमा के बारे में। तो अक्षोभ मंडल में क्वेश्चन आने वाला या तो आएगा ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर क्या है, जिसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। हालांकि आगे जलवायु दशाओं में हम पढ़ेंगे, जब हवा को ऊपर या नीचे है उसमें फैलाव संकुचन होता है, तो रुद्धोष्म दर से भी ताप परिवर्तन होता है, जिसकी दर इस दर से क्या है? भिन्न है। लेकिन अभी तक अपने लिए यही जरूरी है कि सामान्य ताप पतन दर जो सामान्य दशा में है वो 6.5 डिग्री टेम्परेचर 1000 मीटर पर क्या होगा? कम होता जाएगा ऊंचाई के साथ, क्योंकि पार्थिव विकिरणों की मात्रा क्या है? घटती जा रही है। वायुमंडल अधिकतम उष्मा या ऊर्जा सौर विकिरण से प्राप्त करता है, विकिरण विधि से। लेकिन गर्म किस विधि से होता है? अक्षोभ मंडल किस विधि से गर्म? तो सहवन विधि से गर्म होता है। यानी हवा गर्म होकर क्या करती है? ऊपर उठती है, ऊपर की परतों को गर्म करती है। ऊपर से ठंडी हवा नीचे, और अक्षोभ मंडल में उष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा है? सहवन विधि। अब जो जो गर्म हवा ऊपर उठती जाएगी वो क्या होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। सहवनीय क्रिया, ऊपर टेम्परेचर कम होता जाएगा, नीचे आ रही है तो वापस क्या होती जाएगी? गर्म होती जाएगी। तो सहवन विधि से ही कि अक्षोभ मंडल या वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? तो सहवन विधि से। और प्राप्त किस विधि से करता है? तो विकिरण विधि से प्राप्त करता है। ये अपने को दो अंतर यहां ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले लिखो, अक्षोभ मंडल में तापमान आधारित वर्गीकरण है। सबसे पहला, 5 तापमान के आधार पर परतों को कितने भागों में बांटा है? 5 परतों में बांटा गया है। एक नंबर पर अक्षोभ मंडल। ये कई विद्वानों के नाम आएंगे आगे भी, जैसे टिजरेंस डिबर्ट, नेपियर शाह, केनेली, हेवीसाइड, एपिल्टन, लेयर भी आएंगी। इनका योगदान ज्यादा रहा है। तो अक्षोभ मंडल में लिखो सबसे पहली बात, इसके अन्य नाम। अक्षोभ मंडल को और किन नामों से जाना जाता है? इंग्लिश में पीछे लिखा हुआ है। ट्रोपोस्फीयर को पहला सहवन मंडल भी कहते हैं इसे। अन्य नाम इसके सहवन मंडल, विक्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल। ये तो इसके अन्य नामों में अपने को ध्यान रखना है। फिर इसका नामकरण किसने किया? नामकरण करता, तो इसका नामकरण 1902 ईस्वी में टिजरेंस डी बर्ट ने रखा। नामकरण करता में लिखो टिजरेंस डी बर्ट, 1902 ईस्वी में। अगली बात, ऊंचाई इसकी। तो इसकी ऊंचाई धरातल से कितनी ऊंचाई तक है? तो 3 ऊंचाई ध्यान रखनी है। विषुवत रेखा पर इसकी हाइट अलग है, ध्रुव पर इसकी हाइट अलग है। औसत इसकी ऊंचाई तो लगभग 13 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट मानी जाएगी। तो ऊंचाई पहले विषुवत रेखा पर सर्वाधिक ऊंचाई है, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर ऊंचाई लिखो 16 से 18 किलोमीटर तक, सर्वाधिक यही है इसकी हाइट।
ध्रुवों पर ऊंचाई है 8 किलोमीटर और औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। औसत ऊंचाई तो 13 किलोमीटर। आपको कहा जाए अक्षोभ मंडल की ऊंचाई समान क्यों नहीं है, तो हम इस तरीके से, वो प्रश्न की भाषा, उत्तर की भाषा पे डिपेंड है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तापमान या पार्थिव विकिरणों की मात्रा कम, या ये कह सकते हैं पृथ्वी से उठने वाली सहवनीय धाराओं की ऊंचाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। विषुवत रेखा पर गर्म होकर सहवनीय धारा का संचार कितनी हाइट तक जलवाष्प को ले गया, 16 किलोमीटर तक ले गया। विषुवत रेखा पर तो ये पूरा बादल 16 किलोमीटर तक बन रहे हैं, लेकिन ज्यों ज्यों हम किधर आ रहे हैं, ध्रुवों की ओर, तापमान क्या है, कम है, हवा के पास उष्मा अब क्या है, कम, तो वो ऊपर उठेगी, तो वो कम हाइट पर ही क्या हो जाएगी, ठंडी। एक तो 50 डिग्री की हवा जिसका यहाँ टेम्परेचर कितना है 50, और वो ऊपर उठे, उसका 0 डिग्री टेम्परेचर जाके कितनी हाइट पर होगा। अगर हम माने ये अगर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री कम हो रहा है, तो 50 का मतलब लगभग 8 किलोमीटर हाइट तक तो वो 0 तक पहुंचेगी एक सामान्य दशा में। और एक ऐसी हवा है जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों के पास है, उसका ऑलरेडी टेम्परेचर 5-7 डिग्री है, तो वो तो 1 किलोमीटर की हाइट पर ही क्या हो जाएगी, माइनस में। अब ऊपर जाने पे ठंडी हो गई तो उसका ऊपर प्रवाह है, रुक जाएगा, वो वापस किधर है, नीचे। तो बादल ज्यादा हाइट पे नहीं बनेंगे, तो कोष्टक में लिख सकते हो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षोभ मंडल की कम ऊंचाई का कारण पार्थिव विकिरण या सहवनीय धाराएं हैं। पार्थिव विकिरण या सहवनीय धाराएं, ये बेसिक ध्यान रह जाएगा कि हाइट इनकी क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि विषुवत रेखा एनर्जी अधिक है। फिर लिखो तापमान। तापमान की बात करें, पहले मेन बात ये नहीं लिखना आपको, पहले दो बातें तापमान में 3-4 हैं कि अक्षोभ मंडल में धरातल से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या है, घटता है, और उसके घटने की दर ये है जिसे हम सामान्य तापपतन दर कहते हैं। और इस हिसाब से लगभग 18 किलोमीटर पर -80 और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर पर तापमान -45। तो लिखोगे तापमान में अक्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। अब यहां देखो कई कारण रखते हैं, कई तरीके से अगला आपको बोल सकता है, क्या धरातल के निकट अधिक तापमान का कारण वायु की परत का सघन होना और ऊंचाई पर वायु की परत विरल होती गई, क्या ऐसा है। धरातल के निकट गैस जलवाष्प ज्यादा है, पृथ्वी से निकलने वाले को वो ज्यादा सोखेंगी, तो वहां उष्मा क्या है, ज्यादा। ज्यों ज्यों हाइट पर गए वायु क्या होती गई, विरल, उसमें यानी गैस जलवाष्प कम, तो जो पृथ्वी से निकला उसको सोखने की मात्रा क्या होती गई, कम होती गई। और आगे हम जब पढ़ेंगे मध्य मंडल बहुत ठंडा हो गया, क्योंकि वहां पर
उष्मा को रोकने वाला कोई कारक मौजूद ही नहीं है, और सूर्य के विकिरण इधर से हैं, वैसे दिखेंगे आर पार उस परत को पार करके नीचे आ गए, वो अत्यधिक क्या हो गया, ठंडा। तो यहां पर दो तरीके से बोल सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल से बढ़ती ऊंचाई के साथ पार्थिव विकिरणों की मात्रा घटती जाती है, तथा साथ ही में वायु की परतें क्या होती जाती है, विरल, यानी गैस और जलवाष्प की मात्रा घटती जाएगी, और उसके कारण उष्मा का अवशोषण भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, घटता जाता, क्योंकि धरातल के निकट की परत सघन है, जहां अधिक उष्मा अवशोषित होती है, चाहे वो सूर्य से आने वाले हों चाहे जाने वाले हों, जहां अधिक उष्मा अवशोषित होती है, लेकिन बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ती ऊंचाई के साथ वायु विरल होती जाती है, वह अवशोषित पार्थिव उष्मा की मात्रा घटती जाती है। अवशोषित जो उष्मा पार्थिव उष्मा है मैन, हालांकि कुछ मात्रा किसकी रहती है, प्रत्यक्ष सौर विकिरण को भी जलवाष्प रोकती है, लेकिन ज्यादा रोल किसका है, पार्थिव का, की मात्रा घटती जाती है। पार्थिव विकिरण या उष्मा की मात्रा घटती जाती है। तो ये तो कारण है बढ़ती ऊंचाई के साथ यहां तापमान कम होने। अगर ऊंचाई के ऊपर गैस और जलवाष्प ज्यादा होती तो ऊंचाई पर तापमान बढ़ता जाता, घटता नहीं, लेकिन ऊंचाई पर उनकी मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और मैक्सिमम उष्मा अवशोषक में तो सबसे मेन कौन है, आपको कहे गैस, धूल कण और जलवाष्प में से सबसे अधिक उष्मा को कौन सोखता है, तो जलवाष्प के पास सबसे ज्यादा उष्मा भाप बनने में गुप्त उष्मा वो रोकेगी, सब उसके पास है। फिर लिखो इसी में सामान्य ताप पतंदर नाम लिख के, तापमान में ही सामान्य ताप पतंदर, जिसको नॉर्मल टेम्परेचर लेफ्ट रेट कहते हैं। तो सामान्य ताप पतंदर का मतलब अक्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर को ही क्या कहते हैं, सामान्य ताप पतंदर, जिसका मान ये तो लिखोगे अक्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ अक्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर, जिसका मान जिसका मान 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, तीन वैल्यू लिखनी है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, या 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, या प्रति किलोमीटर भी बोल सकते हैं इसे, प्रति 1000 मीटर, या 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फुट होता है। फिर लिखो
लाइन चेंज करके, सभी मौसमी घटनाएं, सभी मौसमी घटनाएं अक्षोभ मंडल में होती हैं। सभी मौसमी घटनाएं अक्षोभ मंडल। अब वो सब चक्रवात, आंधी, तूफान और आगे मौसमी घटनाएं इसी मंडल में। फिर लिखोगे ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जो मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसी में अगली बात है, इस मंडल में कुल जलवाष्प का इस मंडल में कुल जलवाष्प का तो कितना भाग, 99% भाग, तथा कुल द्रव्यमान का 75% भाग निहित है। कुल द्रव्यमान का 75% भाग निहित है। ये बातें तो अपने को जनरली किस में ध्यान रखनी है, अक्षोभ मंडल। अब इसी में अक्षोभ सीमा शब्द लिख के, अक्षोभ सीमा, ट्रोपोपाज, अक्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज। 5-6 बातें इस पे ध्यान रखनी है, काफी बार क्वेश्चन आता है। पहली जो बात है वो तो ये है कि ये समताप मंडल और अक्षोभ मंडल के बीच, अब ये ऊपर आगे पढ़ेंगे वो कौन सा मंडल है, समताप मंडल। समताप मंडल और अक्षोभ मंडल के बीच एक डालू सीमा परत है, बिल्कुल क्षैतिज नहीं है, डालू है, जो विषुवत रेखा पर अधिक ऊंची और ध्रुव की ओर क्या है, नीचे। पहली बात लिखोगे तो ये अक्षोभ मंडल व समताप मंडल के मध्य, अक्षोभ मंडल व समताप मंडल के मध्य स्थित एक डालू सीमा परत है। दूसरी बात, इसकी मोटाई कितनी है, तो ये 1.5 किलोमीटर मोटी परत है। मोटाई है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर मोटी परत। उसके बाद यहां तापमान कितना है, तो अक्षोभ सीमा पर हम तापमान देखें, तापमान की बात, तो पहली बात तो अब यहां तापमान गिरना बंद हो जाता है, यानी तापमान क्या रहता है, स्थिर या समान रहता है। और वो तापमान विषुवत रेखा पर -80 अक्षोभ सीमा में और ध्रुवों पर -45। तो तापमान में लिखोगे यहां तापमान गिरना रुक जाता है, यानी स्थिर रहता है, यहां तापमान में गिरावट रुक जाती है। तापमान स्थिर रहता है, जो विषुवत रेखा पर, जो विषुवत रेखा कोष्टक में लिख लोगे 16 से 18 किलोमीटर हाइट,
जो विषुवतरेखीय क्षेत्रों पर तो कितना है, विषुवतरेखीय क्षेत्र में -80 डिग्री सेल्सियस, जो विषुवत रेखा पर -80 डिग्री सेल्सियस, वह ध्रुवों पर कितना है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर हाइट पे, तो ध्रुवों पर कोष्टक में लिख लो 8 किलोमीटर ऊंचाई, ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर लिखोगे अक्षोभ सीमा है, इसे मौसम परिवर्तन की क्या कहते हैं, छत कहते हैं। तो अगली बात लिखो, इसे मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं। और इसका नामकरण अध्ययन किसने किया, नेपियर शाह ने। नामकरण खोज बताने वाला था नेपियर शाह। नेपियर शाह लिखना। अब बात करें, एक बात और ध्यान रखनी है, वैसे है लगभग ये अक्षोभ सीमा है, इसको कई बार इसके सहारे एक ऊंचाई पर विंड बहती है जो इसको तोड़ भी देती है। अक्षोभ सीमा के सहारे सहारे 9 से 13 किलोमीटर हाइट, क्योंकि एवरेज तो 13 ही है, जेट स्ट्रीम पवन जो एक लहरदार रूप में बह रही है, जिससे कई बार ये टूटती है, कुछ जलवाष्प अक्षोभ मंडल से कहां पहुंच जाती है, समताप मंडल में भी इसके ब्रेक होने से टूट के पहुंच जाती है। तो वो समताप मंडल में बात करेंगे, जिससे वहां कुछ बादल भी बनेंगे। तो एक लाइन नीचे लिख लो, इस सीमा के सहारे सहारे जेट स्ट्रीम पवनें बहती हैं। जेट स्ट्रीम पवनें बहती हैं। ये बात तो अपने को किस में ध्यान रखनी थी, अक्षोभ मंडल और अक्षोभ सीमा पहले में। 2 नंबर पर बात करते हैं, वो है समताप मंडल। समताप मंडल दूसरा मंडल है, इसमें अपने को क्या क्या तथ्य ध्यान में रखने, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसकी जो सबसे पहले अगर बात करें, तो जो हाइट है वो कितनी ऊंचाई तक है, धरातल से 50 किलोमीटर, लेकिन ये अक्षोभ सीमा से लेकर के धरातल से 50 तक का एरिया है, वो कौन सा मंडल है, समताप मंडल है। इस मंडल में नाम आया समताप, यानी यहां तापमान समान। अब जो तापमान समान है, वो यहां पर आप अगर क्षैतिज रूप से चलते हो, जैसे ए स्थान से अगर आप बी स्थान पर गए हैं, तो ताप क्या रहेगा, सम रहेगा, एक जैसा रहेगा। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं था। अगर आप विषुवत रेखा से सीधे चल के ध्रुव तक आते हो, क्या तापमान समान रहता है, नहीं। यहां आप सीधे एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, क्या बदलेगा, तापमान बदलेगा। लेकिन यहां पर तापमान क्या रहता है, समान। लेकिन अगर हम अक्षोभ सीमा से समताप सीमा तक इस मंडल में ऊंचाई पर जाते हैं, तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है।
उस वर्दी का यहां पर एक कारण है, और वो कारण है इस मंडल के ऊपरी भाग में विशेष रूप से यहां पर एक गैस स्थित है, ओजोन गैस, और उस भाग को हम क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत O3, और ये ओजोन है उसका सर्वाधिक सहकेंद्रण तो मिलता है 15 से 35 किलोमीटर की हाइट के बीच में, ये सबसे ज्यादा मात्रा में है। और वैसे हम सीधा कहें तो ये 15 से 50 किलोमीटर की हाइट तक क्या मौजूद है? ओजोन। अगर 15 नहीं दिया, कुछ जगह जैसे यहां 8-10 से भी ये कुछ मात्रा में क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है, तो वो भी सही। लेकिन 15 से 35 किलोमीटर में सर्वाधिक, उसमें भी जो बीच का भाग है, जो 22-23 किलोमीटर ऊंचाई का भाग है, वहां इसका घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। ये परत यहां पर है, और ये परत क्या कार्य करती है? तो ये यहां पर सूर्य से आने वाले पैराबैंगनी विकिरणों का क्या करती है? अवशोषण करती है। पैराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण होने के कारण अधिकांश भाग उनका यहां अवशोषित हो जाता है। कुछ मात्रा में 0.3 माइक्रोन तक जो तरंग दैर्घ्य के पैराबैंगनी विकिरण है वो यहां अवशोषित हो जाते हैं, लेकिन 0.3 से 0.4 माइक्रोन के पैराबैंगनी विकिरण कुछ कहां तक आते हैं? धरातल तक भी आते हैं। तो ओजोन परत किसका भाग है? समताप मंडल का। दूसरी बात है, समताप मंडल का जो निचला भाग है, इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वायुयान क्या करते हैं? उड़ान भरते हैं। एक देश से दूसरे देश में, भारत से अमेरिका जाने वाला जेट विमान कौन से मंडल में उड़ के जाएगा? समताप। क्योंकि यहां कोई भी मौसमी घटना नहीं होती, तापमान क्या है? समान है, तो दुर्घटना के चांस कम। लेकिन स्थानीय उड़ान या राष्ट्रीय विमान उड़ान कौन से मंडल में बढ़ते हैं? तो वो अक्षोभ। अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो तो वो विमान आपको समताप मंडल की हाइट पर नहीं ले जाएगा। वो 5-7 किलोमीटर की हाइट पर ही उड़ के जा रहा है, वो उतनी ऊंचाई पर नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो है वो विमान, वो कहाँ उड़ते हैं? उसके बाद अगली बात आती है, वो है कहाँ? नहीं, इससे ऊपर, ट्रोपोपास से ऊपर। अंतरराष्ट्रीय आए तो सीधा हम कहाँ बोलेंगे? वो बोलेंगे समताप मंडल के निचले भाग में। कभी कभी यहां पर कुछ क्या बन जाते हैं? बादल बनते हैं, जिन्हें मुक्ताब मेघ कहा जाता है, मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड कहा जाता है, या नेक्रियस क्लाउड भी इसे इंग्लिश में बोलते हैं। जब ये कहा जाए नेक्रियस क्लाउड, तो नेक्रियस या मुक्ताब मेघ कई बार जो हिम कणों युक्त हैं, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर किसमें है? माइनस में। अक्षोभ मंडल से कुछ नमी ऊपर चली गई और वो यहां पर बादल बना देगी, तो वो कहलाते हैं ताप। तापमान यहां पर बढ़ता जाएगा हाइट पर, और 50 किलो, क्योंकि ऊंचाई पे तापमान में हमने क्या लिखा है? वर्दी पैराबैंगनी विकिरणों के अवशोषण के कारण, और 50 किलोमीटर की हाइट पर, यानी समताप सीमा पर तापमान कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब यहां भी ये 0 है और यहां भी ये क्या है? 0। अब ये कोई ढालू सीमा नहीं है, ये बिल्कुल एक सरल, देखिए सीधी सीमा है, इसकी तरह ढालू नहीं है। यहां ध्रुव पर भी इसकी हाइट कहां कितनी है? 50 तक, और विषुवत रेखा पर भी कितनी है? 50। इससे पीछे वाली फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि समताप रेखा पर तापमान कितना होता है? समताप सीमा पर, तो समताप सीमा पर तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। पहले घटा, फिर पुनः वृद्धि हुई है
जीरो हुआ है तो माइनस था, यहां माइनस से शून्य है तो ये यहां पर बड़ा है, घटा नहीं है। क्योंकि अगर यहां प्लस में 80 होता, उससे जीरो पर आता तो 80 कम हो जाता। माइनस 80 से जीरो पे आया है तो लगातार उष्मा बढ़ती गई है जो उसको जीरो तक लाई है। तो ये बातें अपने को, इसका भी विस्तरता दे नामकरण किसने किया? टिजरेंस डी बर्ट ने ही किया। तो समताप मंडल पर बात ध्यान रखने वाली 4-5 ही मैन है। पहली बात सीधा कही, किसी भी बोल सकता है, इस मंडल में मौसमी गतिविधि नहीं होती है, तापमान लगभग समान, मैनली दिमाग में क्षैतिज रूप से स्थिर दशा बनी रहती है ताप की। दूसरी बात इसकी, यहां पर ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है। इस मंडल में कभी कभी जलवाष्प जाने से हिमकणों युक्त बादल बनते हैं, जिसे मुक्ताब मेघ या मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड, या इंग्लिश में मुक्ताब को बोलेंगे नेक्रियस क्लाउड, दिखाई देते हैं। उसके बाद में वायुयान अंतरराष्ट्रीय इस मंडल के निचले भाग में उड़ान भरते हैं। और अगला जो मंडल है उसका नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? समताप सीमा। इंग्लिश में तो समताप यानी स्ट्रेटो और सीमा शब्द के लिए पाज शब्द, तो नाम क्या बन जाएगा? स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। और अगर यहां स्पीयर है तो मतलब मंडल से है, तो स्ट्रेटोपाज के नाम से इसे जानते हैं। ये बातें इसमें ध्यान रखनी है। तो लिखोगे समताप मंडल, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में सबसे पहले नामकरण, समताप मंडल में पहली बात इसका नामकरण, तो इसका नामकरण भी किसने किया? टिजरेंस डी बर्ट ने। अक्षोभ मंडल और समताप मंडल में सेम ध्यान रखना है। टिजरेंस डी बर्ट ने 1902 ईस्वी। ऊंचाई तो कितनी ऊंचाई तक? 50 किलोमीटर ऊंचाई तक। इसकी सीमा विस्तार कहां तक है? 50 किलोमीटर। यहां कोई भिन्नता ध्यान में नहीं रखनी है, सीधा 50 किलोमीटर। इस मंडल की विशेषताओं में क्या क्या हैं, मेन बातें जो इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात लिखो, इस मंडल में क्षैतिज रूप से तापमान समान रहता है, वह मौसमी गतिविधियां नहीं होती। पहला सीधा लिखा, क्षैतिज रूप से तापमान समान रहता है, वह मौसमी गतिविधियां नहीं होती। दूसरी बात लिखो, लंबवत रूप से तापमान में वृद्धि होती है, लंबवत रूप से तापमान में वृद्धि होती है। तीसरा, इस मंडल के निम्न भाग में
अंतर्राष्ट्रीय जेट विमान उड़ान भरते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जेट विमान उड़ान भरते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट में, इस मंडल में कभी कभी बादल बनते हैं। जिन्हें मुक्ताब मेघ, अच्छे से ये ध्यान रखना है, जिन्हें मुक्ताब मेघ, ऑब्लिक लिख लो नेक्रियस क्लाउड, मुक्ताब मेघ, नेक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड्स कहते हैं। क्योंकि यहां बर्फ के कण हैं, मोती जैसे चमकते हैं, वो बर्फ युक्त बादल हैं, ये हिमकणों युक्त बादल है। मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड्स बोलते हैं। हिमकणों युक्त होंगे ये बादल, ये रखना है। फिर लिखो ओजोन परत। इसी में ओजोन परत किस मंडल का भाग है? समताप मंडल का। इसमें लिखो ये ओजोन गैस युक्त समताप मंडल का क्षेत्र है। ओजोन गैस युक्त समताप मंडल का क्षेत्र है। ओजोन गैस मुख्यतः 15 से 50 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य 15 से 50 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य पाई जाती है। जिसका सर्वाधिक सहकेंद्रण जिसका सर्वाधिक सहकेंद्रण 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य सर्वाधिक सहकेंद्रण 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य है। उच्चतम घनत्व आए 1 किलोमीटर हाइट दे दें तो लगभग 22-23 किलोमीटर हाइट पर इसका उच्चतम घनत्व है। ये भी लिख लो, उच्चतम घनत्व है तो 22-23 किलोमीटर ऊंचाई पर उच्चतम घनत्व है। लेकिन ये ऐसा नहीं दिया जाएगा कि 22, 23, 24, 25, 5-10 का क्या रहता है फर्क, क्योंकि मानित ये स्थिति रहती है, कोई लाइन नहीं खींची जाती फिक्स। इसलिए अब बात आती है ये पराबैंगनी विकिरणों का क्या करती है? अवशोषण, और इसलिए ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाती है, अपनी रक्षा करती है। वो यहां तक नहीं आते क्योंकि पराबैंगनी विकिरण अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, कैंसर जैसे बीमारियों के लिए उत्तरदायी हैं, उससे बचाते हैं। हालांकि इसमें बहुत सी ओजोन परत का विनाश या ओजोन रिक्तीकरण एक पर्यावरणीय समस्या है। तो वो पूरी डिटेल तो कौन से सम्मेलन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब खोज हुई रिक्तीकरण की, ये सारी बातें वहाँ, यहाँ तो इतना ही ध्यान रखना अपने को कि ओजोन परत यहाँ उपस्थित है। फिर लिखोगे
ये पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है, पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है और इसे पृथ्वी का रक्षा कवच या सुरक्षा कवच कहते हैं। जिससे पूछो, इससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, बाकी बोलोगी। या पृथ्वी का सुरक्षा वाल किसे कहते हैं? तो जो ज्वालामुखी है उसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल कहा जाता है, क्योंकि भूगर्भ में ऊर्जा पृथ्वी में असंतुलन लाती है, तो वो ज्वालामुखी छिद्रों से बाहर आ गया और पृथ्वी क्या रह जाती है? संतुलित रह जाती है। तो वो सुरक्षा वाल है। और सुरक्षा कवच ओजोन, जो अंतरिक्ष वाले पराबैंगनी प्रकोपों से अपने को बचाती है, तो इसे पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। फिर शब्द लिखो, समताप सीमा। समताप सीमा यानी स्ट्रेटोपाज। कौन से दो मंडल के बीच में? अब इससे ऊपर कौन सा मंडल आएगा? मध्य मंडल। तो मध्य मंडल और समताप मंडल के, इसमें लिखो, ये मध्य मंडल व समताप मंडल के बीच 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित यहां तापमान, समताप सीमा पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात थी समताप मंडल में। तीसरा मंडल जो अब आता है मीसोस्फीयर या मध्य मंडल। पचास किलोमीटर से धरातल से 80 किलोमीटर ऊंचाई के बीच का जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं? मीसोस्फीयर या मध्य मंडल। इस मध्य मंडल में आपको विशेष रूप से 2-3 बातें ही ध्यान रखनी है। एक तो जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड हैं, वो उल्का पिंड यहां पर जलकर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। उल्काओं से ये अपनी सुरक्षा करती है। दूसरी बात आती है, अब इस मंडल के अंदर गैस, जलवाष्प या उष्मा अवशोषक पदार्थों का लगभग अभाव है। ना ही पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण यहां तक जा पाते हैं, ना ही अन्य यहां पर मौजूद है, और इसलिए यहां से सूर्य की किरणें बिल्कुल ये सूर्य की किरणों के लिए पारदर्शी रहता है, और वो इसको पार करके सीधी कहां आ जाती हैं? नीचे आ जाती हैं। और इसलिए अब इस मंडल में पुनः तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है, तेजी से गिरावट आती है। और मध्य सीमा पर पूरे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान माइनस में 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। यानी सबसे कम तापमान वायुमंडल में कहां रिकॉर्ड होता है? मध्य मंडल में। और वो भी मध्य सीमा 80 किलोमीटर ऊंचाई पर माइनस में ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे कम है। इस पृथ्वी के ध्रुवों पर भी माइनस में 100 नहीं होता है। तो इस तरीके से ये न्यूनतम तापमान है। पारदर्शी होने के कारण से यहां पर ध्यान रखना है। और कभी कभी यहां पर भी एक बादल बन जाते हैं, और उन बादलों को निशा
दीप्त मेघ कहा जाता है। हिम के ये बादल, कुछ मात्रा में नमी चली गई यहां तक बहुत कम, और उल्काओं के नष्ट होने से क्या वो मिल गए, डस्ट के पार्ट, धूल कण, उल्का जल के नष्ट हुई तो यहां धूल और राख के कण मौजूद हो गए। उन धूल राख के कुछ कणों के चारों ओर कभी कभी जलवाष्प एकत्रित होकर बर्फीले क्या बना लेती है, बादल बना लेती है, जो रात्रि में ध्रुवीय क्षेत्रों में जब उन पर प्रकाश गिरता है ऊंचाई से जाता हुआ तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, निशा दीप्त मेघ। इंग्लिश में भी आप ध्यान रख सकते हो, तो इंग्लिश में नेक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स कहा जाता है। तो इनको नेक्टिल्यूसेंट या निशा दीप्त मेघ। इतनी बातें अपने को किस में याद रखनी है, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में पहली ऊंचाई कितनी, 80 किलोमीटर तक, ये 50 से 80 किलोमीटर का एरिया है। दूसरी बात में न्यूनतम तापमान, और वो भी मध्य सीमा पर। अब इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, ये मध्य सीमा हो जाएगी, कौन से मंडल के बीच हो जाएगी, मध्य मंडल, और इससे ऊपर जो मंडल आएगा अब वो है आयन मंडल। तो मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच में ये सीमा बनेगी जहां तापमान सबसे कम है। तीसरी बात, यहां उल्काएं जल के नष्ट होती हैं, और चौथी बात, यहां कभी कभी बर्फीले बादल बनते हैं जिन्हें निशा दीप्त मेघ कहा जाता है। तो लिखोगे मीसोस्फीयर या मध्य मंडल, ऊंचाई इसकी तो 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई का भाग है ये, और वैसे लिखे तो कहां तक, 80 किलोमीटर तक, और वैसे ये भी दे सकता है कि 50 से 80 किलोमीटर का क्षेत्र या ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है, तो ऊंचाई 80 किलोमीटर तक। दूसरी बात इसमें लिखोगे, इसकी मुख्य विशेषता में पहली बात लिखो, इस मंडल में उल्काएं जलकर नष्ट होती हैं, यानी उल्काओं से ये बचाता है। इस मंडल में उल्काएं जलकर नष्ट होती हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट में लिखो, इस मंडल में, ये मंडल ऐसे लिखो, ये मंडल सूर्य से आने वाले विकिरणों के लिए पूर्णतः पारदर्शी है। और यहां मध्य सीमा पूर्णतः पारदर्शी है, और यहां मध्य सीमा पर, मध्य सीमा कोष्टक में कितनी हाइट, 80 किलोमीटर, मध्य सीमा पर या कोष्टक में 80 किलोमीटर हाइट पर वायुमंडल का सबसे कम तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी क्या बोलेंगे, इस मंडल में पुनः तापमान बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता है, तो ये ध्यान रखना, यानी इस मंडल में पुनः बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। फिर एक बात ये लिखोगे, इस मंडल में
उल्का विखंडन से प्राप्त धूल कणों के चारों ओर उल्का विखंडन से प्राप्त धूल कणों के चारों ओर जलवाष्प एकत्रित होकर हिम कणों युक्त बादल बनाती है या बर्फीले बादल बनते हैं। हिम कणों युक्त बादल बनाती है जिन्हें निशादीप्त मेघ या नेक्टिल्यूसेंट मेघ क्लाउड्स निशादीप्त मेघ कहते हैं। ये बात अपनी समाप्त होती है कौन से मंडल पर? मद। उसके बाद अगला मंडल आता है आयन मंडल। आयनोस्फीयर। इससे पहले जैसे ये बात सिंपल में ध्यान रखना है, यहां पर मध्य सीमा यानी मीसोपाज किसके बीच में? मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच कौन सी हो जाएगी? मध्य सीमा। कर्मी मंडल है तो मध्य सीमा से नीचे मध्य मंडल और ऊपर आयन मंडल है। अब आयन मंडल में कुछ बातें मैन हैं। तो आयन मंडल जो है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले अब 80 किलोमीटर से ऊंचाई से आगे तापमान में लगातार क्या जारी रहेगी? वृद्धि जारी रहेगी। तापमान अब घटेगा नहीं। कहां तक? सूर्य तक बढ़ता ही जाएगा। और अब इस मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में विशेष रूप से एक यहां पर क्या मौजूद हैं? आणविक गैस मौजूद हैं। और वो गैसें सूर्य से आने वाले फोटोन कण और यहां पर मौजूद आणविक गैस आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं। और टकराने के कारण से आयनीकरण की क्रिया हो जाती है। इस मंडल में धनायन और ऋणायन मुक्त हो जाते हैं। एक कोई भी तत्व है, नाभिक है, नाभिक के चारों ऋणायन यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सूर्य में जब ऊर्जा बनी तो प्रोटॉन के कण आते हैं, बड़ी मात्रा में ऊर्जा, जो कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश। और वो तब टूटते हैं तो यहां मौजूद गैसों से भी ऋणावेश अलग हो जाते हैं। और ये आवेश यहां पर स्वतंत्र मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो कौन से मंडल में आवेश धनावेश और ऋणावेश मुक्त अवस्था में है? आयन मंडल में आवेश है। इनका बनना ही क्या कहलाता है? आयनीकरण कहलाता है। और ये अवस्था एक प्रकार की प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। यहां आयन उपस्थित होने के कारण से जब कभी भी यहां पर धरातल से क्या होता है? जो तरंग ऊपर जाती है, जैसे रेडियो तरंग धरातल से छोड़ी गई, तो वो जो रेडियो तरंग यहां से जाती है, वो रेडियो तरंग इस मंडल से परावर्तित होकर वापस कहां तक आ जाती है?
पृथ्वी तक आती है। तो इस तरीके से रेडियो संचार के अंदर टेलीविजन संचार में इसका क्या है, बहुत अहम रोल है। आयनीकरण के कारण उनसे टकराकर परावर्तित होकर वापस पहुंचती है, और इसलिए कि शुरुआती समय में रेडियो संचार शुरू हुआ कौन से मंडल का अहम योगदान, आयन मंडल का योगदान। अब इन तरंगों का जो परावर्तन है, तरंग जो हैं वो आकार के आधार पे कई प्रकार की होती है। तरंग दैर्ध्य के आधार पे साइज अलग अलग है रेडियो तरंगों की। तो उस आधार पर पहले आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर के लगभग 400, कुछ जगह इसको 640 किलोमीटर तक भी आयनीकरण के रूप में माना गया है। तो यहां तक कक्षा के अनुसार ये लगभग 400 किलोमीटर तक का मूल भाग है, और इसको अब अलग अलग उप परतों में बांटा गया है, और इसे मुख्य रूप से 4 उप परतों में बांटा गया है। और उसमें उप परतों में पहली जो लेयर इसकी आती है वो है डी लेयर। डी परत के बाद में अगली लेयर आती है वो ई लेयर है। ई लेयर के बाद अगली जो लेयर है वो एफ परत है, और उसके बाद अगली जो परत है वो कौन सी है, जी परत है। डी ई एफ जी ये परतें हैं। कुछ विद्वान बाद में ई परत को और एफ परत को दो उपभागों में E1 और E2, F1 और F2 लेयर में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली बात करें, 80 किलोमीटर की हाइट से लेकर के लगभग 96 किलोमीटर की हाइट तक का भाग क्या कहलाता है, डी परत कहलाता है। 96 किलोमीटर से लेकर के लगभग 144, कुछ जगह थोड़ा बहुत नीचे सकता है, कौन सी लेयर आती है, तो ई लेयर आती है। और 144 से लेकर के लगभग 320 किलोमीटर की हाइट तक का जो भाग है, ये आग है, वो क्या कहलाता है, एफ परत। और उसके बाद कौन सी लेयर है, जी लेयर है सबसे ऊपर। अब बात आती है, जब पृथ्वी से तरंग गई रेडियो तरंगे, तो जो डी परत है इसमें से सबसे पहले कौन सी तरंगे वापस परावर्तित होकर आएंगी, तो इस भाग से कौन सी तरंगों का वापस परावर्तन, तो यहां से दीर्घ तरंग दैर्ध्य की जो तरंग है उनका, या लघु आवर्ती की तरंग। आवर्ती दे तो कौन सी, लघु। जब तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है तो आवर्ती क्या होती है, कम होती है। बात करें ई परत की, ई परत से कौन सी तरंगों का परावर्तन होता है, तो यहां से मध्यम तरंगों का। चाहे वो मध्यम ही क्या रहेगी, तरंग दैर्ध्य, और आवर्ती भी क्या रहेगी, बीच की, मध्यम आवर्ती। और बात करें एफ परत से, तो एफ परत से कौन सी परावर्तित होंगी, तो यहां से लघु तरंग दैर्ध्य की, लंबाई में क्या हो, लघु तरंग, या आवर्ती क्या हो जाएगी, उच्च या अधिक आवर्ती की तरंगों का परावर्तन होता है। विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद ई परत का विस्तृत अध्ययन किसने की, एफ परत का अध्ययन किसने किया था, तो किसने किया, एप्लीटन ने किया। किसने किया, एप्लीटन ने, और इसलिए इसे एप्लीटन परत भी कहा जाता है। और ई परत का केनेली हेविसाइड ने किया, और इसलिए ई परत को क्या बोलते हैं, केनेली
हेवी साइड लेयर भी कहते हैं। और परावर्तन की बात कर रहे हैं, ये रह गई जी जो परत है, इससे सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का क्या होता है, परावर्तन होता है। चाहे वो लघु हो, चाहे मध्यम हो, चाहे दीर्घ तरंग हो, सभी का यहां से परावर्तन हो जाता है। सबसे ज्यादा फर्स्ट ग्रेड में इन लेयर पे क्वेश्चन आते हैं कि कहां से कौन से का परावर्तन, या एपिल्टन परत किसे कहते हैं, केनेली हेवी साइड किसको कहते हैं, या आयन मंडल को कौन कौन सी लेयरों में बांटा गया, कौन सी परत आयन मंडल का भाग नहीं है, तो डी, ई, एफ और जी परत। अब दिन के समय, पहले लो, दिन के समय क्या होता है, सूर्य का प्रकाश फोटोन कण आ रहे हैं, जिस स्थान पर हैं हम वहां पर आयनीकरण काफी अधिक होगा, तो ये परत अत्यधिक क्या होती है, मोटी, विस्तर, सारी लेयर विकसित हो जाती हैं, डी, ई, एफ और जी। और दिन के समय हम देखते हैं कि एक लघु रेडियो तरंग ऊपर गई, वो रेडियो तरंग कितनी हाइट से, ये मान लो कि 300 किलोमीटर हाइट से परावर्तित होकर आएगी, तो उसको उसके नीचे भी क्या मौजूद है, आयन मौजूद है, आयनीकरण की क्रिया हुई है, तो वापस जब वो परावर्तित होकर आ रही है तो ये उसमें कई बार क्या करेंगी, बाधा उत्पन्न करेंगी आवर्तन को, और वो तरंग अपने रिसीवर तक कई बार बीच में थोड़ी देर के लिए नहीं पहुंच पाती है, प्रसारण क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। दिन में देखते हो कि रेडियो सुनते हैं, ये सूं सूं करने लगता, रात में बहुत ही क्लियर आवाज आ, पहले, आजकल तो आधुनिक टेक्नोलॉजी हो गई, अब धीरे धीरे ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होता था। लेकिन रात्रि में जब सूर्य का प्रकाश जिस क्षेत्र में नहीं है, उस समय ये जो परतें हैं ये क्या हो जाती हैं, विलुप्त, यानी यहां क्या नहीं होता, आयनीकरण की क्रिया नहीं होती, यानी आयन मंडल की परत क्या हो गई, सिकुड़ गई, आयन थोड़े एरिया में आ गए, और अब वो यहां से ऊंचाई से भी अगर परावर्तित हो क्या, ये नीचे आ गई भाग, तो इसको मार्ग में यहां पर आयनीकरण हो नहीं रहा है, तो सीधी तरंग आसानी से कहां आएगी, रात को धरातल तक आएगी, और जो प्रसारण है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। तो रात्रि में ये क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं, या हम कह सकते हैं डी, ई, एफ परतें क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, नीचाई पर है वो आयनीकरण है वो नहीं हुआ नीचे वाली परतों में। एक बात ये, उसके बाद इसी मंडल में जब चुंबकीय विकिरण जाते हैं और सूर्य से किरणें आ रही हैं और पृथ्वी से कौन सी चुंबकीय विकिरण गए, तो ये चुंबकीय विकिरण फोटोन कणों से टकराते हैं, और फोटोन कणों से टकराने के बाद इस एरिया में क्या होता है, क्या उत्पन्न होती है, ज्वाला या अग्नि उत्पन्न होती है, टकराने से आग उत्पन्न हो जाती है, और पृथ्वी से निकलने वाले मैग्नेटिक रेज है, चुंबकीय विकिरण कहाँ ज्यादा होते हैं, जो हमने शुरू में पढ़ा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण ध्रुवीय क्षेत्रों से निकलेंगे, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से हाइट पे गए, तो जो ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र है, आर्कटिक वर्त से ऊपर और अंटार्कटिक वर्त से क्या क्षेत्र है, उसमें 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो देश हैं, लोग हैं, उनको रात्रि में इस आयन मंडल में ये अग्नि जलती दिखाई देती है, और इस अग्नि को जो दिखाई दे रही है, इसको उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव ज्योति या अरोरा बोरियलस कहते हैं। मैन नाम ध्यान रखना है, अरोरा बोरियलस या कुमेरु ज्योति भी बोलते हैं, और दूसरा नाम है दक्षिणी ध्रुव की ओर क्षेत्रों में अरोरा ऑस्ट्रेलस बोला जाता है, या दक्षिणी ध्रुव ज्योति कहते हैं। तो यानी ये ध्रुवीय प्रकाश कौन से मंडल में नजर आता है, तो आयन मंडल में। अपने को ये रात्रि में नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम ध्रुवीय क्षेत्रों में निवासित नहीं है, लेकिन मान लो नॉर्वे के लोग हैं, उनको मध्य रात्रि में आयन मंडल में ये प्रकाश जलता हुआ दिखाई देगा। अंतरिक्ष में अलग अलग क्षेत्रों में काफी जगह ये जलता हुआ दिखता है, तो ये बातें इस मंडल में महत्वपूर्ण।
यहां पर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए आयन मंडल को थर्मोस्फीयर और क्या कहा जाता है, ताप मंडल भी कहा जाता है। तो लिखोगे आयन मंडल में आयनोस्फीयर लिख के इसका अन्य नाम लिखो ताप मंडल। थर्मोस्फीयर या ताप मंडल। फिर लिखो ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक कहीं कहीं 640 किलोमीटर तक का उल्लेख भी है, लेकिन अपन एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये 400 किलोमीटर। अब इस मंडल की हम विशेषताएं पढ़ते हैं। पहले लिखो इस मंडल में उच्च तापमान व बहुत कम दाब के कारण उच्च तापमान व बहुत कम दाब के कारण सौर पवन, कोष्टक में लिख लो फोटोन कण, सौर पवन या फोटोन कण व आने वाली सौर पवन आएंगी, सौर पवन तो आ रही है, और उनसे यहां पर कौन सी गैस मौजूद है, आणविक गैस यहां मौजूद है, आणविक नाइट्रोजन गैस यहां मौजूद रहेगी। उस आणविक गैस से आपस में टकराने से क्या होता है, आणवीकरण। सौर पवन व आणविक गैसों के आपस में टकराने से आयनीकरण की क्रिया होती है और विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। और विद्युत आवेश का मतलब ये धनावेश और ऋणावेश या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। दूसरी लाइन में लिखो इस मंडल में धनावेश व ऋणावेश या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव, इस मंडल में धनावेश व ऋणावेश मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। अगली बात लिखो इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ, इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्रता से बढ़ता है। तीव्रता से बढ़ता है। फिर लिखो इंपॉर्टेंट में दो बातें जो सबसे मेन है अगली, ध्रुवीय ज्योति शब्द लिख के
और ध्रुवीय ज्योति में लिखो इस मंडल में सूर्य से आए फोटोन कणों से पृथ्वी से निकले चुंबकीय विकिरण टकराकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो उच्च अक्षांशों या ध्रुवीय क्षेत्रों पर दिखाई देता है। जो उच्च अक्षांशों व ध्रुवीय क्षेत्रों पर दिखाई देता है। जिसे उत्तरी ध्रुव क्षेत्र पर, दोनों अलग अलग लिखना ये नाम, एक उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलेंगे और दक्षिणी ध्रुव पर क्या, जिसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों पर क्या बोलेंगे। तो उत्तरी ध्रुव ज्योति वो तो सिंपल नाम है ही, या अरोरा बोरियेलस या कुमेरू ज्योति, जिसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों पर अरोरा बोरियेलस या कुमेरू सुमेरु उत्तर में सुमेरु ज्योति, बोरियलस या सुमेरु ज्योति, तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों पर अरोरा ऑस्ट्रियलस या कुमेरू ज्योति कहते हैं। कुमेरू ज्योति कहते हैं। और ये प्रकाश मुख्यतः 80 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई जो है उसमें दिखाई देता है। उसके बाद लिखो इंपॉर्टेंट बात लास्ट जो इस मंडल की है, इस मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। इस मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के आधार पर इस मंडल को 4 उप परतों में बांटा गया है। इस मंडल को 4 उप परतों में बांटा गया है। पहली परत लिखो डी परत। 2 बातें, कितनी ऊंचाई के बीच और कौन सी तरंग का प्रभाव। पहली परत डी परत है। इसके आगे लिखोगे 80 से 96 किलोमीटर ऊंचाई। डी परत की ऊंचाई है 80 से 96 किलोमीटर। यहां से कौन सी तरंगों का, तो दीर्घ तरंग धैर्य वाली या लघु आवर्ती,
दीर्घ तरंग धैर्य या लघु आवर्ती की तरंगों का क्या होता है? परावर्तन। तरंगों का परावर्तन। पहले में दीर्घ तरंग धैर्य ये बड़ी तरंग है, आवर्ती क्या है? कम है। लघु या कम आवर्ती लिख लो। कम आवर्ती की पहली डी परत। दूसरी परत है ई परत। E1 E2 कोई ध्यान नहीं रखना है, भागे बढ़ा सकते हो। ई परत। ई परत की बात करें, 96 से लगभग 144 किलोमीटर तक का भाग है ये। और यहां से कौन सी तरंगे परावर्तित होंगी? मध्यम तरंग धैर्य या मध्यम आवर्ती की। मध्यम तरंग धैर्य या मध्यम आवर्ती की, मीडियम जो तरंग है उनका परावर्तन होगा। मैन इनका अध्ययन विस्तृत किसने किया था? तो केनेली और हेविसाइड ने किया, इसलिए इसको केनेली हेविसाइड परत भी कहते हैं। ई परत में इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है, इसे केनेली हेविसाइड परत भी कहते हैं। एफ परत तो एफ परत है ये 144 से 320 किलोमीटर ऊंचाई के बीच का क्षेत्र है। और पूछ लिया जाए सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है रेडियो तरंगों के परावर्तन? एफ परत सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि मैक्सिमम जो है ये कौन से को? शॉर्ट वेव का परावर्तन करती है, लघु तरंग, और ज्यादातर प्रसारण इन्हीं पर डिपेंड। तो सबसे महत्वपूर्ण परत है ये इन सब में, एफ परत सबसे महत्वपूर्ण परत। और यहां से कौन सी तरंगों का? लघु तरंग धैर्य या उच्च आवर्ती की तरंग। लघु तरंग धैर्य या उच्च आवर्ती की तरंगों का परावर्तन और इसका जो अध्ययन है वो किसने किया था? एप्लीटन ने, इसलिए इसको एप्लीटन परत कहते हैं। इसे एप्लीटन परत भी कहते हैं। इसे एप्लीटन परत भी कहते हैं। और अंतिम जो लेयर है, सबसे ऊपर जो लेयर आएगी, जी लेयर, तो ये 300 या 320 से क्या है? ऊपर का भाग है। तो ये हाइट में ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे मिल सकता है, लेकिन आए तो उसमें कोई दिक्कत चार ऑप्शनों में नहीं आएगी। क्या लग दिया कि सर बट तो 96 150 लिखे हो, वो क्या हुआ थे तो 144 ही लिखवाया है। तो ये चीज नहीं भाई, सीधी सी बात है, 96 से 144 या 96 से 150 दे दिया ऑप्शन, तो कोई फर्क है नहीं पड़ना। तो जी परत सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपरी परत है जो 320 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। और यहां से सभी रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का परावर्तन, नोट लगा के लिखो। रात्रि में आयनीकरण नहीं होने से
रात्रि में आयनीकरण नहीं होने से ये परत सिकुड़ जाती है, कोष्टक में लिख लो, डी ई एफ परतें लगभग क्या हो जाती हैं, लुप्त, ये सिकुड़ जाती है। यानी इनका परतों में विभाजन कब मिलता है, स्पष्ट दिन के समय मिलता है। डी ई परतें यानी लुप्त हो जाती हैं। ये था एक बात। और जनरली हालांकि इससे ऊपर मैन सैटेलाइट, लेकिन कई अंतरिक्ष शटल या अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं है, वो लगभग है वो 300 से 400 500 किलोमीटर की हाइट पर है। और वो कौन से मंडल में है, आयन मंडल में है। लेकिन सैटेलाइट जो हैं, कृत्रिम उपग्रह, जैसे जनरली 900 किलोमीटर की हाइट के ऊपर हैं, और जो ध्रुवकालिक हैं, और एक 36,000 किलोमीटर की। तो इस हाइट से ऊपर का भाग जहां तक वायुमंडल है 10,000 तक, किसमें शामिल है, बहिर्मंडल में ही। तो सैटेलाइट आए तो जनरली हम क्या करेंगे, बहिर्मंडल। लेकिन जैसे कुछ अध्ययन के लिए बड़ी प्रयोगशालाएं जो वायुमंडल की उच्च परतों का, तो वो ज्यादा कहां पर, आयन मंडल में भी स्थापित होते हैं। जो अंतरिक्ष शटल्स हैं वो यहाँ या प्रयोगशालाएं यहाँ स्थापित होती हैं। तो यहाँ अंतरिक्ष शटल छोड़े जाते हैं, ऐसे लिख सकते हो, नहीं आयन में ही वो सैटेलाइट आएंगे। ये जिसमें कुछ लोग चले जाते हैं, मान लो 10 का अंतरिक्ष यात्रियों का समूह है, जैसे वर्तमान में सुनीता विलियम्स गई, तो वो जहां अध्ययन करते हैं वो ज्यादातर एरिया आयन मंडल तक ही होता है। उस भाग के अंदर है वो ज्यादातर पूरा का पूरा एक बड़ा शटल है जिसके अंदर वो लंबे समय तक रहते हैं और वहां पर अध्ययन करते हैं वो। लेकिन सैटेलाइट जो है उसमें कोई आदमी नहीं रहता है भाई, उपग्रह तो छोड़ दिया गया, उपकरण लगे हैं, तरंगों का क्या कर रहा है, परावर्तन। तो रिसर्च के लिए जो शटल्स हैं वो यहां पर छोड़े जाते हैं, अंतरिक्ष शटल यहां छोड़े जाते हैं। शटल एक प्रकार का, उसको यान ही है बड़ा, या प्रयोगशाला। अब लास्ट है बहिर्मंडल, जिसमें सबसे कम बातें हैं। अब आयन मंडल से बाद की बात करें तो सबसे लास्ट में बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल जनरली कहां तक मुख्यतः विस्तार, कहां तक बोलेंगे, 1,000 अधिकतम कितना, 10,000 तक के भाग को ही वायुमंडल का विस्तार माना जाता है। तो ऊंचाई में अलग अलग विद्वान, अभी इसका विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ है, जारी है। तो ऊंचाई हम कह देंगे 400 से, मुख्य रूप से तो कहां तक, 1,000 किलोमीटर तक, जिसका अधिकतम विस्तार कहां तक है, तो 10,000 किलोमीटर तक। दूसरी बात, अब ये अत्यधिक क्षेत्र में फैला है, तो बहिर्मंडल को और क्या क्या कहेंगे, तो बहिर्मंडल को आयतन मंडल भी कहते हैं। आयतन मंडल के अलावा इसे और क्या कहते हैं, तो चुंबकीय मंडल। अब बड़ा चुंबकीय क्षेत्र, वान एलन की विकिरण पेटी यहीं पर है, तो इसको एक प्रकार से दूसरा कौन सा मंडल, ये भी पीछे आया है, चुंबकीय मंडल। या ये पूछ लिया जाए वान एलन की चुंबकीय पेटी कहाँ मौजूद है, तो वो भी इसी मंडल में मौजूद है। और वायुमंडल की प्रयोगशाला भी किस मंडल को कहा जाता है, बहिर्मंडल को वायुमंडल की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। पहली बातें तो ये नोट करोगे। तो बहिर्मंडल में अन्य नाम, अन्य नाम पहले, फिर ऊंचाई लिखते हैं। आयतन मंडल, चुंबकीय मंडल,
वायुमंडल की प्रयोगशाला, 3 नामों से इसे जाना जाता है। ऊंचाई तो 400 से 1000 मीटर तक, सॉरी 1000 किलोमीटर तक, अधिकतम 10,000 किलोमीटर तक। यहां अब कौन सी गैसें मिलेंगी? अब इसमें मंडल में हल्की हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही पाए जाएंगी, जिसका विस्तृत अध्ययन लाइमेन स्पिट्जर या स्पीटर ने इसका विस्तृत क्या किया? अध्ययन किया। और यहां पर बेल्ट, एक चुंबकीय बेल्ट मौजूद है ऊंचाई पर, जिसे क्या कहा जाता है? वान एलन की विकिरण पेटी। की कौन से मंडल में मौजूद है ये चुंबकीय विकिरण पेटी? तो ये बहिर्मंडल में। इंपॉर्टेंट में ये भी ध्यान रखना है। तो ऊंचाई लिखने के बाद विस्तृत अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन करता बहिर्मंडल का है लाइमेन स्पीटर ने। और एक लिखो, इस मंडल में वान एलन खोज करता था वो। इस मंडल में वान एलन की चुंबकीय विकिरण पेटी, वान एलन की चुंबकीय विकिरण पेटी स्थित है। और यहां हल्की हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। लास्ट टॉपिक कंप्लीट करवाते हैं। छोटा सा ही वर्णन है, लिखोगे। ये तो पार्ट हमने कौन सा पढ़ा है? तापमान के आधार पे। छोटा सा एक वर्णन है दूसरा, रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। तो बी पार्ट वायुमंडल की संरचना का रासायनिक संगठन के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर विशेष रूप से 2 विद्वानों ने, एक मार्शल और दूसरा निकोलेट। मार्शल और निकोलेट ने रासायनिक संगठन के आधार पर कितनी परतें बांटी? 2 परतों में। पहला सममंडल, होमो स्फीयर, जहां गैसों का अनुपात क्या रहता है? स्थिर या समान रहता है, वो क्षेत्र सममंडल कहलाता है। और कितनी हाइट तक का भाग? तो 90 किलोमीटर ऊंचाई तक किसका विस्तार है? सममंडल का। धरातल से 90 किलोमीटर। तो बताओ कितनी परतें इसमें शामिल हो गई? तो इसमें 3 परतें आ गई, जो पहले पढ़ी वो। अक्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल किसमें शामिल है? सममंडल का हिस्सा है। दूसरी बात आती है विषम मंडल या हेट्रोस्फीयर, जहां पर अब गैसों का अनुपात क्या नहीं है? स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। और ये कितनी हाइट से ऊपर? ये 90 से 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक का भाग
जहां पर गैसें किस अवस्था में हैं, आणविक अवस्था में हैं, और इस लेयर को 4 उपभागों में बांटा जाता है। पहली आणविक कौन सी लेयर? नाइट्रोजन पर। क्रम याद रखना है, आणविक ऑक्सीजन की लेयर आती है उससे ऊपर, उसके बाद आणविक हीलियम की लेयर आती है, और सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की परत सबसे क्या है? ऊपर है। आणविक नाइट्रोजन की परत कितनी हाइट तक है? तो ये 90 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक का एरिया है जहां आणविक नाइट्रोजन की लेयर है। 200 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन की लेयर है। 1100 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक आणविक हीलियम की लेयर है, और 3500 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक है वो हाइड्रोजन की लेयर मौजूद है। ये अपने को ध्यान इसमें रखना, ये भी परीक्षा में आता है। सुमेलित कीजिए हाइट के अनुसार क्रम क्या है, और ये भी कि किसने? मार्शल और निकोलेट ने। तो लिखोगे रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण, और इसमें लिखो मार्शल व निकोलेट ने कोष्टक में लिख लो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विचार संगोष्ठी के सदस्य ये मार्शल व निकोलेट, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विचार संगोष्ठी। मार्शल और निकोलेट ने 2 भागों में वायुमंडल को 2 भागों में बांटा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विचार संगोष्ठी 2 भागों में बांटा। पहला भाग है सममंडल। सममंडल का मतलब होमोस्फीयर है। इसमें लिखोगे सममंडल में धरातल से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक का भाग। धरातल से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक का भाग, जहां गैसों का अनुपात स्थिर रहता है या समान बना रहता है। जहां गैसों का अनुपात समान बना रहता है। और हम पढ़ चुके, तो इसमें कौन कौन से मंडल आ जाएंगे? 5 में से 3 मंडल तो किसका हिस्सा? सममंडल का है। अक्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल इसमें शामिल। अक्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल इसमें शामिल है। फिर लिखो दूसरा विषम मंडल, हिट्रोस्फीयर। हिट्रोस्फीयर, विषम मंडल, हिट्रोस्फीयर। ऊंचाई 90 से 10,000 किलोमीटर तक। दस हजार किलोमीटर। इसे 4 उप आणविक गैस परतों में बांटा गया है। इसे 4 उप आणविक गैस परतों में बांटा गया है।
चारों के नाम लिख लो नीचे, आगे उनकी क्रम से हाइट। पहली परत है आणविक नाइट्रोजन परत। सबसे पहले नाइट्रोजन की आणविक लेयर है जो 90 से 200 किलोमीटर हाइट तक है। दूसरी लेयर है आणविक ऑक्सीजन परत। जो 200 से 1100 किलोमीटर हाइट तक है। तीसरी परत आणविक हीलियम परत है। जो 1100 से 3500 किलोमीटर तक है। और सबसे ऊपर आणविक हाइड्रोजन परत है। जो 3500 से 10,000 किलोमीटर तक। पूछा जाए विषम मंडल में कौन सी दो परतें शामिल हो जाएंगी, उन 5 को अगर बांटें तो आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये तो किस में शामिल हैं, सममंडल में, और ये किस में हो गई, विषम मंडल में। तो इसमें दो परतें हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल विषम मंडल का भाग है। तो ये अपना वायुमंडल का संगठन और संरचना का टॉपिक था। कल की क्लास में पढ़ेंगे सूर्य तप। उसके अलावा अब कल की तो शायद छुट्टी रहने दें, गवर्नमेंट हॉलीडे है वैसे 3 दिन। कल क्लास सुबह लगेगी 8 बजे से, और परसों की रहेगी छुट्टी दशहरे की, और मंडे को रहेगा टेस्ट। 3 टॉपिक का समस्थिति बताया हुआ है, दूसरा प्लेट विवर्तनिकी, और तीसरा चट्टान। 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी कल के बाद मॉर्निंग में, और उसके बाद संडे को वो टेस्ट, तो 2 दिन पढ़ने के लिए मिलेंगे भी। तो अब कल आज को नहीं होनी चाहिए कि 50 में 8 10 15 नंबर आए। छोटा छोटा टॉपिक ही कोशिश यह रहनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हो। तो आज के लिए नहीं, ठीक है।